नमस्कार साथियों, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील सीरीज 3 के इस पार्ट में मैं आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे चैनल का लोगो है E&E यानी एंटरटेन एंड एजुकेट, तो समय समय पर मैं कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस, कुछ टेक्निकल वीडियोस, कुछ एजुकेशनल, इस तरह के वीडियो अपने चैनल पे देता रहता हूं। इससे पहले मैं 3 वीडियो रिलीज कर चुका हूं। वो बॉम्बे की फिल्म लाइफ के ऊपर, बॉलीवुड की फिल्म लाइफ के ऊपर है और ये वीडियो काफ़ी आकर्षक हैं। इनको लोगों ने बहुत पसंद किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। तो इन 3 वीडियोस के बाद अब मैं फिर टेक्निकल वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो कि हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील है और इसमें जो मेन हेडिंग है दैट इज डिफेक्ट्स इन हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। जब हम हीट ट्रीट की जब हम स्टील का हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं इन जनरल, उसके बारे में मैं बात करूंगा। कुछ एक डिफेक्ट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। ऑक्सीडेशन, दूसरा है डीकार्बोनाइजेशन, तीसरा है क्वेंच क्रैक्स और चौथा है डिस्टॉर्शन। जनरली ये किसी भी हीट ट्रीटमेंट में, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो सरफेस ट्रीटमेंट हो, इस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण ये क्या होता है, ऑक्सीकरण कैसे होता है, ऑक्सीडेशन होता कैसे है और ऑक्सीकरण रोकने के क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं जिससे हम ऑक्सीडेशन को हम। तो चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा फ्लैशबैक आपको ले चलता हूं। इससे पहले जो मैंने 2 सीरीज रिलीज की थी ट्रीटमेंट की, उसकी एक झलक। इससे पहले जो 2 सीरीज मैंने रिलीज की थी उसके बारे में कुछ इनिशियल जानकारी आपको दे रहा हूँ। सीरीज 1 जो था वो बेसिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के ऊपर था, जिसमें कि मैंने आयरन कार्बन डायग्राम, टीटीटी कर्व्स, सीसीटी कर्व्स और बेसिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस सच एज एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, इनके बारे में बताया था। काफ़ी अच्छी जानकारी थी। यदि आपने ये वीडियोस न देखे हों तो आप अवश्य देखिएगा। और उसके बाद थी सीरीज 2। इस सीरीज 2 में मैंने केस हार्डनिंग प्रोसेसेस के बारे में बताया था, जैसे कि कार्बोनाइजिंग, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस कार्बोनाइजिंग। इसके अलावा इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, ये सारे टॉपिक्स थे जो मैंने कवर किए थे। तो इस पार्ट 1 में जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन का ये मतलब है कि मेटल सरफेस के ऊपर आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, आप उसको डालते हैं। कैसे डालते हैं आगे बताऊंगा। तो बहुत सिंपल साधारण भाषा में, ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें कि ऑक्सीजन मेटल सरफेस के ऊपर डाला जाता है। किस तरीके से डाला जाता है वो आगे के रिएक्शन में मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, व्हेन एनी स्टील when any steel part is heated in a furnace, its surface comes in contact with oxygen, CO2 and water vapors, moisture present in the furnace atmosphere. Okay, जब भी आप स्टील पार्ट को हीट करते हैं किसी भी फर्नेस में, तो फर्नेस का जो एटमॉस्फेयर है इनसाइड का, उसके भीतर ज़्यादातर ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, मॉइस्चर जिसको हम कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं उस फर्नेस के एटमॉस्फेयर में। और ऑक्सीडेशन इन 3 चीज़ों की वजह से होता है, ऑक्सीजन, CO2 और वाटर। ये देखिए रिएक्शन कैसे होता है। पहला ऑक्सीजन, फर्स्ट रिएक्शन 2Fe प्लस O2, आयरन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके FeO बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड। ये इसके सरफेस पे बन जाता है। जो मैंने कहा ना ऑक्सीजन को कैसे ऐड किया जाता है ऑक्सीकरण में, ये है कि ऑक्सीजन आयरन से कॉन्टैक्ट करता है और ये FeO बनाता है, ये सरफेस के ऊपर आ जाता है। उसी तरह जब CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड,
उससे जब आयरन रिएक्ट करता है उसका जो सरफेस है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आयरन से कॉन्टैक्ट करता है और ये बनाता है अगेन FeO आयरन ऑक्साइड और CO2, और ये FeO जो है आयरन ऑक्साइड ये सरफेस पे आ जाता है। इस तरह से हम यहाँ भी देखते हैं कि किस प्रकार ऑक्सीजन जो है मेटल के सरफेस पे आ जाता है, किस फॉर्म में, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में। और तीसरा जो है वाटर वेपर्स H2O, ओके, जब ये कॉन्टैक्ट करता है आयरन सरफेस के साथ तो ये भी बनाता है FeO और H2 बनाता है। तो यहाँ भी आप देखिए आयरन ऑक्साइड बन रहा है। तो इस तरह से मैंने बोला था अभी कि कैसे होता है। ये तरीका ये है कि जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स जब मेटल से कांटेक्ट करते हैं जो कि स्टील पार्ट है और बेसिकली आयरन बेस पार्ट है, तो उस केस में ये आयरन से रिएक्ट करते हैं और करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से सरफेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड आ जाता है। दिस आयरन ऑक्साइड which forms on the surface in the oxidized layer also known as scale। ये जो आयरन ऑक्साइड जो मैंने आपको दिखाया, ये आयरन ऑक्साइड ये सरफेस पे आ जाता है और एक ऑक्सीडाइज लेयर बनाता है, एक उसकी सतह बन जाती है ऑक्सीडाइज लेयर की, और इस लेयर को हम कहते हैं स्केल। स्केल फॉर्मेशन हो गया। इसका ज़्यादातर कलर जो है रस्टी कलर होता है। आप देखते होंगे लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है, जब वो पानी के साथ या ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो ये कलर इसका, ये देखिए रस्टी कलर हो जाता है। इस चीज़ का यदि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, तो जब आप सेब को काटते हैं, एप्पल सेब को काटते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो हवा से कांटेक्ट करके उसका जो सरफेस है वो हवा से कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, और सेब के भीतर जो आयरन कंटेंट होता है वो उससे रिएक्ट करता है, और उसके रिएक्ट करने के बाद आप देखते होंगे यदि कटे हुए सेब को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका सरफेस, कटा हुआ सरफेस हल्का लाल सा हो जाता है। तो ये एक पहचान है आयरन ऑक्साइड की। इसी तरह से मेटल में भी आयरन ऑक्साइड एक रस्ट कलर के फॉर्म में दिखाई देता है और इसको हम स्केल कहते हैं। इन हीट ट्रीटमेंट, if steel is heated at higher temperature and for longer time, a heavier and thick scale on the surface is formed। जैसे कि फोर्जिंग का एग्जांपल। कहने का मतलब हीट ट्रीटमेंट में जब किसी भी स्टील को काफ़ी हाई टेम्परेचर पे और लंबे समय तक के लिए हीट किया जाता है तो आयरन ऑक्साइड या स्केल फॉर्मेशन बहुत ही मोटा थिक आयरन ऑक्साइड या स्केल फॉर्म होता है सरफेस के ऊपर। जैसे कि आपने फोर्जिंग इंडस्ट्री में देखा होगा कि यदि फोर्जिंग ज़्यादा देर तक फर्नेस में रह गई और हाई टेम्परेचर पर रह गई तो उसके ऊपर काफ़ी स्केलिंग आ जाती है। ये हीट ट्रीटमेंट के दौरान कई बार देखने में आता है। तो ये जहाँ तक ऑक्सीडेशन का सवाल है, ये मैंने आपको समझा दिया कि ऑक्सीडेशन है क्या, ये कैसे होता है, क्या इसमें एलिमेंट इन्वॉल्व है, और यदि ये ज़्यादा हो जाए तो उसका कलर कैसा होता है। और इस आयरन ऑक्साइड को ज़्यादातर हम लोग इसको, और इस आयरन ऑक्साइड को हम स्केल के नाम से जानते हैं, और हम ये कहते हैं कि भाई ये फोर्जिंग के ऊपर बहुत स्केल जमा हो गई है। तो फोर्जिंग एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। वैसे ये एग्जांपल किसी भी और प्रोसेस में भी हो सकता है जहाँ की मेटल को ज़्यादा देर तक हीट किया जाए और हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाए तो आपका स्केल फॉर्मेशन होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, ये देखिए ये पूरा मेटल सरफेस है यहाँ से यहाँ तक, और ये हाई टेम्परेचर और पे और काफ़ी ज़्यादा देर तक ये रखा गया होगा। इसकी वजह से ये देखिए स्केल फॉर्मेशन, ये उसका सरफेस है बॉडी का, वहाँ से लेके ये सरफेस के पास का ये है, इसके बाद ये मिडल एरिया है, और ये देखिए काफ़ी अंदर चला आता है। तो इतनी लेयर स्केल की बन जाती है। सो ये एक पिक्टोरियल व्यू मैंने आप लोगों के दिखाया हुआ है। ये स्टील का बेस है और ये देखिए ये स्केल फॉर्मेशन है।
ठीक है। इस स्केल फॉर्मेशन से क्या डिसएडवांटेज है, क्या नुकसान हो सकता है? पहला, लॉस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्केल। जब स्केल बनता है तो आयरन ऑक्साइड, वो आयरन क्या है, मेटल है, तो इस तरह जितना स्केल बनता जाएगा मेटल का उतना ही लॉस होगा। आयरन उस बॉडी से, स्टील बॉडी से उतना ही लूज करेगा, तो मेटल लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्केल। और दूसरा जो है, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, वो है लॉस ऑफ डायमेंशंस। इफ स्केल थिकनेस इज हायर देन द मशीनिंग अलाउंस। यदि आपका स्केल बहुत हाई है, मान लीजिए ये करीब करीब 1 मिलीमीटर के ऊपर ये इसकी डेप्थ आ जाती है, चला जाता है भीतर, ठीक है। और उस पार्ट का, जो भी आपका पार्ट है, उसका मशीनिंग अलाउंस जो है 0.5 मिलीमीटर है, कि फोर्जिंग को आप आधे मिलीमीटर तक मशीन कर सकते हैं ताकि उसका डायमेंशंस बना रहे। लेकिन जब ये 1 मिलीमीटर कहा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और आपको रिक्वायरमेंट यहाँ है, तो ये क्या होगा, ये सारा आपके डायमेंशनल लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक तरह से, और ये जो स्टील का जो पार्ट है उसका डायमेंशन घट के बजाय यहाँ के, क्योंकि ये सारा स्केल निकल जाएगा, निकलेगा तो आपका ये पार्ट इतना रहेगा। तो जो डिस्टेंस इतना होना चाहिए, यदि स्केल बहुत ज़्यादा है तो उससे मशीनिंग अलाउंस, तो यदि स्केल बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से उस पार्ट का डायमेंशंस भी कम हो सकता है, और वो आगे चल के फिटमेंट वगैरह में प्रॉब्लम करेगा। तो दो डिसएडवांटेजेस हैं, लॉस ऑफ मेटल और दूसरा लॉस ऑफ डायमेंशंस। आगे चलते हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे क्या करें जिससे कि इसका स्केल फॉर्मेशन ना हो। तो इसके कुछ उपाय मैंने यहाँ आपको दिखाए हैं। पहला है आइसोलेशन ऑफ पार्ट्स टू बी हीटेड फ्रॉम फर्नेस एटमॉस्फेयर। जिस भी फर्नेस में आप कर रहे हैं उसमें यदि हम पार्ट को एक आइसोलेशन वे में रख दें, किसी अलग से बक्से में रख दें, किसी अलग से रिटॉर्ट में रख दें, और तब हम उसको हीट ट्रीटमेंट करें, तो फर्नेस का जो एटमॉस्फेयर है वो उस पर कम इफेक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसके भीतर जाएगी नहीं। उसके अलावा कई एक पार्ट्स में आपने देखा होगा कि पार्ट में अलग से रख देते हैं, उसके अलावा कुछ आयरन चिप्स और स्केल भी डाल देते हैं ताकि पार्ट का जो सरफेस है ऑक्सीडाइज ना हो। तो ये एक तरीका है कि आप पार्ट्स को आइसोलेशन कर दिए, भले ही फर्नेस आपकी कोई हो, यदि उसको आइसोलेशन में हीट करते हैं तो आपके ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा तरीका है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग गैसेस फ्रॉम द फर्नेस एटमॉस्फेयर। कि आप फर्नेस के भीतर का जो एटमॉस्फेयर है उसको किसी भी सिस्टम के द्वारा, वैक्यूम के द्वारा, किसी के भी द्वारा आप उसको ऑक्सीजन लेस कर दें, जो उसका ऑक्सीजन है उसको निकाल देते हैं। सो ऑक्सीडाइजिंग गैसेस बाहर चली जाती हैं। इस तरह से जब भी उस एटमॉस्फेयर में मटेरियल हीट होगा उस पर स्केल फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ है ही नहीं, ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गैसेस अंडर पॉजिटिव प्रेशर टू एक्सक्लूड ऑक्सीजन एंट्री इनटू द फर्नेस। इसका मतलब कि आप प्रोटेक्टिव गैसेस यदि आप यूज करते हैं तो प्रोटेक्टिव गैसेस क्या है, जैसे डिसोसिएटेड अमोनिया, नेचुरल गैस, कोक ओवन गैस, ये कुछ एक गैसेज हैं जो कि हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्टिव गैसेज हैं, और ये हाई प्रेशर पे रहती हैं इनसाइड द फर्नेस। प्रेशर हाई होने की वजह से जो भी ऑक्सीजन है उसकी एंट्री बाहर से हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है, और बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन फर्नेस के भीतर एंटर नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और बहुत जगह पे जहाँ पे कि ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम आती है इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके यहाँ भी इस तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसको ट्राई कीजिए, और आप देखिएगा कि आपकी ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि आप ऑक्सीडेशन से बच सकते हैं और आपका पार्ट सेफ रहेगा। तो ये ऑक्सीडेशन के ऊपर अब तक जो मैंने बताया आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। आपके यहाँ यदि ये प्रॉब्लम आती है तो इस एंगल से उसको देखिए,
और कोशिश कीजिए कि जो भी हीटिंग हो रही है, जो उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है हीट ट्रीटमेंट का, जनरली होता क्या है 840 मान लीजिए उसका एनेलिंग टेम्परेचर है या नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर है, और गलती से यदि 840 की जगह 900 पहुंच गया और खुदा ना खास्ता यदि वो थोड़ी देर तक ज़्यादा रह गया, तो जब आप उस फोर्जिंग को या उस पार्ट को आप निकालिएगा तो आप खुद देखिएगा कि उसके ऊपर बहुत सारा स्केल है, और जब आप स्केल हटा दीजिएगा और यदि वो मशीनिंग अलाउंस से ज़्यादा हुआ तो आपका पार्ट अंडर डायमेंशन हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हो टेम्परेचर प्रॉपर हो, और जो उसका सोकिंग टाइम है 2 घंटे का सोकिंग टाइम है तो 2 घंटे का दीजिए, 2 घंटे का 4 घंटा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को मेंटेन आपने करना है, टेम्परेचर और टाइम, इसको मेंटेन करते हैं तो ऑक्सीडेशन की समस्या नहीं आ सकती, ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, वो डीकार्बोनेशन के बारे में है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि डीकार्बोनेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे उसको अवॉइड किया जाए। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, पार्ट 2 का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी, और इसको आप इस्तेमाल कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए। और इस वीडियो के बारे में यदि आपकी राय अच्छी है तो आप इसको दिखाइए अपने दोस्तों को, शेयर कीजिए सबके साथ। उसके अलावा मेरे चैनल पे जाके लाइक कीजिए, अपने सुझाव भेजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।